हेलो दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे मौर्य स्थापत्य कला के बारे में। इससे पहले जो भी मैंने आर्ट एंड कल्चर के वीडियो बनाए हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां जाके आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला में। मुख्यतः स्थापत्य कला को विपिन ये नितिन सिंघानिया की जो बुक है ना, इसमें दो यानी दो तरह से बताया गया है। एक तो होती है दरबारी, एक होती है लोक कला। ठीक है, दरबारी में भी फिर तीन हो गई कि महल, स्तंभ और स्तूप। और ये लोक कला है पब्लिक आर्ट के बारे में। पब्लिक आर्ट में कौन कौन से हो गए? एक तो हो गई गुफा, मूर्ति और मृदभांड। ठीक है, ये हो गई। और मुख्य अपने को तो ये चार देखने, एक तो स्तंभ, स्तूप, गुफा और मूर्ति। ठीक है, इससे अपना काम हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने स्तंभ से। सबसे पहले अपन देखते हैं स्तंभ। तो जो मौर्य कालीन में स्तंभ बने उनकी संरचना मैंने यहाँ पे बनाई है। संरचना आप देखोगे ना तो इसमें तीन हिस्से होते हैं। इसमें एक तो शीर्ष होता है ये, ठीक है, शीर्ष, इस हिस्से को बोलेंगे शीर्ष। फिर होता है फलक, एबेकस, शीर्ष यानी कैपिटल जिसपे पशु की आकृति होती है। फिर है इस पे फलक, फलक फलक को बोलते हैं एबेकस। ठीक है, और फिर उसके नीचे होता है पूरी साफ्ट। साफ्ट यानी ये मठ जो पूरा होता है मठ, ये साफ्ट पूरा पत्थर एक ही है ना, एकाश्म पत्थर यानी एक ही पत्थर है, अलग अलग हिस्से नहीं होके पूरा का पूरा एक ही पत्थर है। ठीक है, तो ये मुख्यतः स्तंभ की आकृति इस तीन संरचना इस टाइप से होती थी। ठीक है, पशु की आकृति, फिर फलक जिसके ऊपर पशु को बैठे हुए दिखाया गया होता, और फिर उसके नीचे साफ्ट। ठीक है, दो मौर्यकालीन दो स्तंभ फेमस है, एक तो लौरिया नंदराज और सारनाथ। ऐसे खूब सारे, लेकिन मैंने यहाँ दो लिखे हैं ना, लौरिया नंदराज और सारनाथ। अब जगह देखो कहाँ से संबंधित है, तो लौरिया नंदराज तो पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। ठीक है, और सारनाथ वाराणसी का है। अब सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि सारनाथ अपना क्या है, सारनाथ से ही अपना नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह है, तो सारनाथ से ही तो लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से। और कब अपनाया गया, तो जब अपना देश गणतंत्र हुआ था, है ना। गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन नेशनल एम्बलम को भी अपनाया गया। ठीक है, और जो ये अपना नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें चार पशुओं को दर्शाया गया है। अश्व यानी घोड़ा, हाथी, सिंह शेर, और वृषभ हो गया बैल। ठीक है, और इन सब के साथ में एक पहिया दिखाया गया है ना, चक्र पहिया, वो दिखाया गया है। ठीक है, ये चारों पशु देखोगे तो वैसे ये फलक फलक के अंदर है ना, ये जो फलक वाला बीच का हिस्सा है इसमें ये चारों पशुओं की आकृति है। ठीक है? और जो अपना सारनाथ के स्तंभ का जो शीर्ष है, शीर्ष पे क्या है ना, जो शीर्ष है ना उसमें चार सिंह दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये चक्र वगैरह। हाँ, अब अपने को एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो अश्व, हाथी और सिंह, वृषभ, ये सब है, तो ये किस चीज को दर्शाते हैं, किस चीज की ओर इशारा करते हैं, प्रतीक किसके हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि अश्व हो गए, महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, उस टाइम अश्व पे बैठ के ही गए थे, तो वो गृह त्याग का प्रतीक हो गया अश्व। हाथी, सफेद हाथी क्या है, महात्मा बुद्ध की मां ने जब माता जी ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया उससे पहले उनको स्वप्न में हाथी दिखा था। ठीक है, यानी सफेद हाथी घर में प्रवेश करता हुआ उनको स्वप्न आया था, तो इसलिए हाथी को है ना उनके जन्म से संबंधित बताया जाता है, महात्मा बुद्ध से। और सिंह, सिंह को ज्ञान प्राप्ति से संबंध बताया, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उस टाइम उनको सिंह के रूप में प्रतीक के, सिंह के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया ज्ञान प्राप्ति को, है ना। और वृषभ, तो वृष इनकी राशि, इन जन्म के समय वृष राशि थी, तो इसीलिए वृषभ यानी बैल, बैल इनकी राशि, राशि से संबंधित है। सिंह हो गया ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, हाथी हो गया जन्म से, और अश्व हो गया ग्रह त्याग से संबंधित। और चक्र की बात है समय से, चक्र को है ना समय, समय का पहिया दिखाया गया है एक तरह से, कभी समय कंटिन्यू चलता रहता है, उसी प्रकार चक्र को दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये जो चार सिंह है ऊपर, जो मेन शीर्ष यानी कैपिटल में जो चार सिंह बैठे बैठे दिखाए गए हैं,
अपन देखेंगे तो तीन ही दिखेंगे, एक एक दिशा से तो तीन ही दिखते हैं, ठीक है, एक टाइम में, क्योंकि एक शेर है ना उसके पीछे जैसे ये सामने जो शेर दिख रहा है इसकी पीठ के पीछे बैठा है ना, तो सामने से ये दिखेगा नहीं, तीन दिखते हैं लेकिन है चार, ठीक है। और चारों को क्यों, कि चारों दिशाओं में बुद्ध धर्म के प्रचार के रूप में बताया गया है कि भाई चार सिंह चारों दिशाओं में प्रचार करेंगे, इसलिए ये चार सिंह है ना, चार दिशाएं होती है इसलिए, ठीक है। ये हो गया स्तंभ। अब अपन बात करते हैं स्तूप की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्तूप में संरचना, स्तूप की संरचना कैसी होती है। तो ये आपको नाम याद करने हैं कि भाई स्तूप में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये स्तूप का जो ये अंडाकार हिस्सा होता है ना, अंड बोलते हैं इसको, अंडाकार हिस्सा ये, ठीक है। और इसके आसपास में ये प्रदक्षिणा पथ है, इसको बोलेंगे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और ये हो गए जो चारों दिशाओं में, कहीं कहीं पे एक दिशा में होंगे, कहीं कहीं पे चारों दिशाओं में होंगे, तो ये हो गए, इनको बोलेंगे तोरण। और तोरण जिस चीज से, तोरण के साथ में ये होती है रेलिंग, जो होती है ना लकड़ी की, कहीं पे लकड़ी की कहीं पे पत्थर की बनी होती है, ठीक है। तो ये रेलिंग, ये अंड के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके ऊपर होती है जैसे जालीनुमा संरचना, ठीक है, इसको बोलते हैं हर्मिका। ये जो जाली है ना इसको बोलेंगे हर्मिका, ठीक है। और ये बीज ऊपर ये डंडा है ना, ये वाला ये बीच का ये, इसको बोलेंगे यष्टि, ये डंडा इसको बोलेंगे यष्टि। और ये जो चक्र है इनको बोलेंगे छत्र, छत्र, ठीक है। तो ये हो गई इसकी संरचना। स्तूप की सामान्य संरचना इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। जैसे स्तूप, स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है ना, फर्स्ट उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा आपको। स्तूप का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा, और वहां पे इसका मतलब क्या बताया गया, थुआ, थुआ, क्या नाम है, थुआ, थुआ मतलब मिट्टी का ढेर, है ना, उस हिसाब से। फिर अपन देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में कहा गया है कि भाई 84,000 स्तूप, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है, एक नहीं 84,000, 84,000। अब कुछ लेखक क्या मानते हैं, जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये बात बोलने को है, 84,000 हो ही नहीं सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो बुक में लिखा है वो तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और अब स्तूप क्यों बनाए गए, तो स्तूप की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो देखते हैं अपन। मेन जब ये अपन देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में 9 स्तूप, मुख्य 9 स्तूप बनाए गए थे। उन 9 में से क्या था, 8 स्तूप तो महात्मा बुद्ध के अवशेषों से बनाए गए थे। अवशेष मतलब उनके शरीर के जो हड्डियां वगैरह थी ना, उन अवशेषों से, ठीक है। क्योंकि पूरे शरीर का जितना भी था अवशेष कंकाल, उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसके ऊपर 8 स्तूप बना दिए, ठीक है। तो वो हो गए 8। और एक था जो उनके बर्तन, जीवन काल में जब महात्मा बुद्ध ने जो बर्तन यूज किए थे उन बर्तनों को मिला के उनके ऊपर एक स्तूप का निर्माण कर दिया, तो वो हो गए एक नम्मा स्तूप, है ना। तो ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में मुख्यतः ये 9 स्तूप बनाए गए थे ना, 9 बोलेंगे तो 8 है अवशेषों से संबंधित, और एक है उनसे उनकी जो चीजें वस्तुएं थी जिनको उन्होंने यूज किया, बर्तन थे उनसे संबंधित, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो एमपी में, सांची का स्तूप एमपी। और अशोक, पुष्यमित्र शुंग, देखो अशोक ने तो निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में जो रेलिंग वगैरह इनकी जो पत्थरों पत्थरों से जो रेलिंग बनाई थी ना, वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी, ठीक है। तो अशोक और पुष्यमित्र शुंग दोनों का नाम आता है इसमें। एक है पिपर हवा स्तूप, ये यूपी में स्थित है। पिपर हवा स्तूप कहाँ पे है, तो यूपी में। अब इसको अपने को क्यों पढ़ना है, क्योंकि सबसे प्राचीन सबसे पुराना यही है, ये वाला स्तूप प्राचीनतम है, ये ध्यान रखना, प्राचीनतम यानी सबसे पुराना। फिर एक देखो देऊर कोठार, देऊर कोठार, ठीक है, तो ये है एमपी। देऊर कोठार कहाँ है, तो एमपी में स्थित है देऊर कोठार। और देऊर कोठार पे
ब्राह्मी लिपि में, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है देऊर कोठार के ऊपर, ठीक है। और किसने स्थापित किया? तो अशोक। और बुद्ध का सबसे पहला प्रमाण, महात्मा बुद्ध से संबंधित पहला प्रमाण यहीं से मिला, देऊर कोठार एमपी। ये ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का सबसे पहला प्रमाण यहीं से मिला, इसी स्तूप से मिला है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे होते गए कि भाई हाँ वो पुराना ये पुराना, लेकिन जब हिस्ट्री के बारे में देखने गए तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये ध्यान रखना। अमरावती स्तूप भी फेमस है एक, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं अपन थर्ड पे, गुफाएं। देखो मूर्ति कला इसमें नहीं पढ़ेंगे, मूर्ति कला अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी मौर्यकालीन स्तंभ, स्तूप और गुफा ये पढ़ लेंगे। फिर आगे मौर्योत्तर काल में कुछ है एक दो इंपोर्टेंट, वो देख लेंगे। फिर गुप्त काल में, ये सब करने के बाद में अपन वापस मूर्ति कला पे जाएंगे। मूर्ति कला में दो मुख्य है, गांधार और ये मथुरा, ठीक है। इस प्रकार से चलते चलते अपन वीडियो पूरा आर्ट एंड कल्चर एकदम खत्म करेंगे। और इस वीडियो से बाहर, आपको मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, हर क्वेश्चन आपका होगा सही, ठीक है, बस विश्वास रखना आप। गुफाएं, गुफाओं को मुख्यतः दो प्रकार की होती है ना, गुफाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है विहार, एक होती है चैत्य। विहार और चैत्य, विहार यानी निवास स्थान, विहार ऐसी गुफाएं जिनको निवास स्थान यानी रहने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं विहार। और चैत्य का संबंध है प्रार्थना स्थल से। चैत्य किस गुफा को बोलेंगे? तो प्रार्थना स्थल से संबंधित है, तो वो हो गया चैत्य, ठीक है। तो ये दो प्रकार की हो गई गुफाएं। अब गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो गुफाओं के नाम देखो, सबसे पहले बाराबर की गुफाएं, ठीक है, बाराबर की गुफाएं अशोक द्वारा, तो निर्माता कौन है? अशोक। नागार्जुनी गुफाएं, तो उसका निर्माता अशोक का पौत्र दशरथ। फिर नासिक में गुफाएं हैं, ठीक है, जिनका निर्माण 1000 नहीं 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में, 400 साल के बीच में हुआ है, ठीक है। तो टोटल 23 बौद्ध गुफाएं हैं नासिक में, 23 बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। इन नासिक की गुफाओं का नाम, इनको पांडव लेनी और त्रिरश्मि लेनी, पांडव लेनी और त्रिरश्मि लेनी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रारंभ में ये हीनयान से संबंधित थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें महायानी प्रभाव भी देखने को मिला, महायानी प्रभाव भी देखने को मिला, ठीक है। तो महायानी प्रभाव कैसे? वो शानो शौकत सिंहासन वगैरह ये सब देख के लगता है कि हाँ भाई महायानी प्रभाव है। हीनयान तो सादा था ना, सिंपल था इसलिए। और एक ध्यान रखना, इधर गुफा संख्या 3, उसका नाम क्या है? गौतमी पुत्र विहार, निवास स्थान है इसीलिए उसका नाम विहार है ना, तो गौतमी पुत्र विहार। तो गौतमी पुत्र नाम सुन के ये मत समझना कि ये गौतमी पुत्र ने निर्माण करवाया था, इसका निर्माण कराया था वासिष्ठ पुत्र पुलवामी ने, ठीक है, इनके शासन काल में हुआ था, ठीक है, वासिष्ठ पुत्र पुलवामी के शासन काल में हुआ था, बस ये ध्यान रख लेना आप। गुफाओं में इतना ही, देखो बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन मौर्यकालीन पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। इसके बाद में ये मौर्योत्तर कालीन, फिर अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा गुप्त कालीन। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले देखो कि भाई कौन कौन से वंश थे, तो शुंग, कण्व, कुषाण और शक, ये हो गए उत्तर में। भाई उत्तर के राजवंश यही तो थे। और दक्षिण के राजवंश देखोगे तो सातवान, इक्ष्वाकु, अब्बीर और वाकाटक, ये चार हो गए साउथ वाले, ठीक है, ये दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये 8 वंश है ना, मौर्योत्तर काल से संबंधित माने जाते हैं। तो इन वंशों द्वारा ही बनाई गई जो गुफाएं या स्तंभ होंगे वो आएंगे इधर। तो इतने कुछ खास नहीं है, कुछ एक तो देखो महाराष्ट्र का ध्यान रखना, एमएच मतलब महाराष्ट्र है ना, मैंने एमएस लिखा है महाराष्ट्र का शॉर्ट में। महाराष्ट्र में है कार्ले और अजंता, ये दो महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं? कार्ले और अजंता। और फिर ये उड़ीसा में देखोगे ना आप, उड़ीसा, उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी, ये दोनों नाम पढ़ते हैं अपन साथ में, लेकिन है अलग अलग गुफाएं, है ना। उदयगिरी में 18 गुफाओं का समूह है, टोटल 18 गुफाओं की संख्या है, और खंडगिरी में 15 है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15, ये ध्यान रखना।
और जो ये उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा? जैन धर्म से संबंधित है। अभी तक तो अपन बुद्ध धर्म पढ़ रहे थे ना, लेकिन ये गुफाएं किससे संबंधित थी? तो जैन धर्म से। ध्यान रखना, जैन धर्म से संबंधित। फिर ये ध्यान रखना एक और बात कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, यहां से एक अभिलेख मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बहुत फेमस है। हाथी गुम्फा अभिलेख नाम सुनते ही दिमाग में आता है खारवेल का नाम, है ना? खारवेल, राजा खारवेल आता है ना। इधर लिखा नहीं, देखो खारवेल। ये खारवेल, ध्यान रखना, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो खारवेल जैन धर्म का संरक्षक ही था। राजा खारवेल, हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि जैन धर्म का संरक्षक था। तो उसने जो गुफाएं बनाई उसमें हाथी गुम्फा अभिलेख है, और इसमें जैन धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। और एक स्तूप है भरूच का स्तूप, सतना एमपी में। सतना एमपी में भरूच स्तूप मौर्योत्तर काल का। ये ध्यान रखना, मौर्य काल नहीं, मौर्योत्तर काल का, इसलिए मैंने इधर लिखा मौर्योत्तर में। और जगह कहाँ है? तो सतना एमपी में है, भरूच की जगह, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं तो ये भी मौर्योत्तर काल से संबंधित है। और कारले अजंता, अजंता का कुछ हिस्सा मौर्योत्तर में, कुछ अपन गुप्त काल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए मौर्योत्तर काल की। तो मौर्योत्तर काल में मैंने यहीं पे खत्म कर दिया। कारण ये है कि मौर्योत्तर काल में ये दो तीन नाम ही है, इसके अलावा कोई नाम होंगे, बनी होगी खूब सारी, लेकिन फेमस नहीं है ना। तो अपने को जो फेमस है वही पढ़ेंगे, प्रसिद्ध है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा गुप्त काल से संबंधित गुफाएं, स्तंभ, स्थापत्य, मंदिर, जो भी है देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आए तो पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।